चलिए आपने क्वेश्चन 2 किया था। क्वेश्चन 2 में आए पेज 136 पे। कंसिडरेशन कितनी है एसेट बेच के? 200,000 और WDV तो अगर आप 345 वाली चीज 2 लाख में बेच दें तो आपको गेन आ रहा था या लॉस आ रहा था? लॉस आ रहा था। 345 वाली चीज आपने 2 लाख में बेच दी तो आपको क्या आया? लॉस। अच्छा, ये बात आप पढ़ लें। ये निकालें सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 इसमें ना कल मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात पढ़ाई थी, ये वाली ये मैंने पढ़ा दी थी, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। इफ द पॉइंट ए पढ़ें जी, सिर्फ पॉइंट ए। इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV, सोचें सोचें, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV यानी 3 रुपए वाली चीज 3 रुपए में चीज बिक जाए 2 वाली तो कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV। तो एडिशनल अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। चार्जेबल टू टैक्स का क्या मतलब है? ये गेन बन जाएगा और इस पे हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर कभी कंसिडरेशन बढ़ जाए WDV से तो क्या आया करेगा? बोलें गेन। आगे पढ़ें, उल्टा सिनेरियो करें। इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, ऊपर देखें, कंसिडरेशन अगर 3 हो और WDV 4 हो तो फिर 4 वाली चीज कितने में बिक गई? 3 में। तो हमें गम होगा या खुशी? 4 वाली चीज अगर 3 में बिक गई तो हमें गम होगा। तो द डिफरेंस दोनों में जो आया शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन का क्या मतलब है? लॉस। तो डिफरेंस लॉस के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। सादा सी बात है, उसमें क्या घुमाई फिराई थी। ओके, थोड़ा सा वेट कर लें। क्लास के एंड पे ना पॉइंट 8 अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया। क्लास के एंड पे ये वाली लाइन भी आपको पढ़ानी है अभी और ये वाली लाइन भी आपको पढ़ानी है, इसलिए स्काई ब्लू वाली लाइन को इग्नोर कर दें फिलहाल। ए और बी आपको समझ आ गया? ये बात तो कल कर ली थी, बेचने के साल में 50% का फैक्टर लगाना है। क्लियर? चलें जी, अब पॉइंट 3 और 6 शुरू करते हैं। इसके लिए आप आ जाएं, एग्जाम्पल कर लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 3 निकालें आज। क्या? जी जी मोहतरम, स्काई ब्लू वाली लाइन आपने नहीं पढ़नी और ये वाली भी स्काई ब्लू वाली लाइन नहीं पढ़नी, क्लास के एंड पे बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 3 निकालें जी। चलें जी। We purchased a building, आज नया सवाल करते हैं। We purchased a building for ₹4,25,000 on 13 मई 2021. Building is used 70% in business and 30% personal. 70% बिल्डिंग 7 कमरे घर के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं और 7 कमरे दुकान के इस्तेमाल में और 3 कमरे हमारे जाती इस्तेमाल में है। बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 2 लाख इन टैक्स ईयर 2023। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 21, 22, 23 एंड कैलकुलेट गेन लॉस। ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसे। 4,25,000 भी सेम है। क्वेश्चन 2 में जाके देखें 15 मई की डेट थी और कोई फर्क नहीं था। बाकी ये लाइन नहीं है कि इट इज यूज्ड 70% इन एंड 30% पर्सनल और बिल्डिंग इज सोल्ड, वो भी जाके देख लें। पिछले सवाल में जाएं देखें, क्वेश्चन 2 में पिछले सफे पे, वो भी 2023 में ही बेचा था, जनवरी में। तो सारा डेटा सेम है सिवाय किसके? कि बिल्डिंग 70% किसके लिए यूज हो रही है?
और 30% पर्सनल। क्वेश्चन 2 कल हमने कर लिया था और क्वेश्चन 3 आज हम कर लेते हैं। ये इसके सॉल्यूशन को मैंने गायब करने की कोशिश की है ताकि आपकी इसके सॉल्यूशन पे नजर ना पड़े। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। $4,25,000। इधर ना आपने, यहां मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन आज ना 2 कॉलम आगे और आने हैं, वो मैं बताता हूं। कॉस्ट बोलें जी 13 मई 2021 बोलें। कॉस्ट 4 लाख, आगे 2 कॉलम और आने हैं, वो मैं भी थोड़ी देर में बनाऊंगा। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड नहीं करना, डेप्रिशिएट सिर्फ करना है 30 जून 21। बताएं जी 4,25,000 इंटू 10%। लेकिन प्लीज ये पहला साल है, 50% फैक्टर लगाना बाइंडिंग है, मैंडेटरी। 21,250। अच्छा जी, WDV बता दें। कैलकुलेटर सारे पकड़े ना। 4037। आप डेप्रिशिएट किस साल करें? 30 जून 22। 4037 इंटू 10%। अब 50% का फैक्टर नहीं लगाना। 4037 जी बोलें। मुझे ये लग रहा है कि 23 में एसेट बिक गया है, तो बेचने के साल में भी 50% का फैक्टर लगाएंगे। जी बोले। 18169। कैलकुलेटर पकड़े हैं, जल्दी फिगर निकाल लेना सारे। 345206। ये तो वही कल वाली WDV आ गई, कल भी यही निकाली थी। क्लियर? लेकिन एक मसला है कि ये एसेट 70% बिजनेस में यूज हो रहा है और 30%। अब अगर टैक्स वालों से हम पूछें कि भाई आप कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करने दोगे, तो वो कहेंगे मोहतरम कि हम सिर्फ बिजनेस यूज वाली 70% डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे और जो पर्सनल यूज वाली 30% है वो हम माइनस नहीं करने देंगे। कैलकुलेटर थाम लें, लिखें 21250, इसको मल्टीप्लाई करें 70% से 14। साइन नेगेटिव ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं, खैर है, साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी। 14 इट इज द डेप्रिसिएशन जो टैक्स वाले अलाउ करेंगे। ये अलाउड हो जाएगी तो कितनी डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है ये जरा बता दें। 30% लगाया या इसमें से ये फिगर माइनस कर दिया? दोनों तरीके ठीक है। 21250 माइनस 14875 जी 6375। चलें अगले सालों में भी इसी तरह। डेप्रिसिएशन टोटल एसेट की कितनी बनी? 10 कमरों की मिसाल दे रहा हूं, बिल्डिंग में 10 कमरे, 10 कमरों की 7 कमरों की डेप्रिसिएशन और 3 कमरों की डेप्रिसिएशन अलग अलग बताएं। 28 26 1211 1271 5451। कौन सी वाली अलाउ हो जाएगी? 70% वाली। और कौन सी वाली नॉट अलाउ हो जाएगी? 30% वाली। क्लियर?
अब ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अपनी किताब पे जरा नीचे नजर मारें, ये तो हुआ हुआ है, तो ये सच आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज जरा इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराने लगा हूं। गेन लॉस निकालना है। क्या करना है? गेन लॉस निकालना है। अब मोहतरम मैं गेन लॉस निकालने लगा हूं। डिस्पोजल हो रही है एसेट की, टैक्स वालों की नजर में गेन या लॉस निकलने लगा है बेचने के साल में, टैक्स ईयर 2023 में। और इसमें मैं जरा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, एक अजीब सा काम करने लगा हूं, देखते रहें। कंसिडरेशन, कैमरा उधर लेके जाओ। कंसिडरेशन मुझे बता दें कितनी आ रही है? 2 लाख। दूसरी लाइन में कितनी आ रही है? इधर लाएं। WDV, चलें ये मैं आपको 1 मिनट वेट करें, ये मैं गेन लॉस निकाल के देता हूं। पहले जरा जो ये 2 बातें थी ना, ये जरा थ्योरी में एक दफा मैं पढ़ा हूं, ये 2 बातें थ्योरी में पढ़ा हूं। सबसेक्शन 3 और 6 इसके साथ लिख लें। क्वेश्चन 3 रेफरेंस के तौर पे, क्वेश्चन 3 वो जो भी हम कर रहे थे, ये पेज है 133। Where an asset is used partly in deriving income from business and partly for the depreciation will be allowed on, the depreciation will be allowed on, the depreciation will be allowed on प्रोपोर्शनेट वाली अलाउ होगी, बाकी डिसअलाउ हो जाएगी। अच्छा, एक थोड़ी सी एहतियात है जो उसने बताई, लॉ मेकर ने जरा बारीक बीनी से बात बता दी। आप लोगों ने ये गलती ऐसे पेपर में करनी तो नहीं थी, लेकिन उसने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कह दिया कि यार इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती ना कर जाना पेपर में। कुछ बच्चे बनते हैं ओवर एफिशिएंट, और वो ना फिर डायरेक्ट ही 70% यहां लगा देते हैं, वो वाला 70 वो यहां लगा देते हैं, फिर उनकी सारी कैलकुलेशन आगे खराब हो जाती है। क्योंकि 70% जब यहां लगाएंगे तो ये 14875 फिर जो यहां लिखेंगे, ला दे मुंह, फिर 14875 यहां लिखेंगे। जब 14875 वो यहां लिखेंगे तो कॉस्ट तो पूरे वाले एसेट की पड़ी होगी, ये तो 10 कमरों की पूरी कॉस्ट है, उसमें से माइनस सिर्फ 7 की कर रहे होंगे, और फिर चल सो। तो कहते हैं ये गलती नहीं कर जानी पेपर में, ये गलती नहीं कर जानी पेपर में। 70-30 बाद में 2 कॉलम डाल के निकाल लेना, लेकिन आर्जी तौर पे डेप्रिसिएशन तो पूरे एसेट की निकालना, डेप्रिसिएशन पूरे एसेट की निकालना। ये जरा पढ़े, लाइन समझ आ रही है? ओवर एफिशिएंट नहीं बनना, वो फिर और भी फटे हो सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ और भी चीजें हैं। अच्छा, सेकंड बुलेट, चलें सीरियस हो जाए, सीए करें। सेकंड बुलेट, द WDV, पढ़े WDV ऑफ द एसेट shall be computed assuming asset is, ये लाइन भूलनी नहीं, याद रखनी है। The WDV shall be computed assuming asset is, the WDV shall be computed assuming asset is, तो WDV निकालते हुए एहतियात करनी है कि पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, 70-30 करके नहीं करनी। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाएं वापस, उधर ही आ जाएं जिथे पेज नंबर 2 लाख रुपए में हमने चीज बेच दी। कंसिडरेशन लेस
टेक्स्ट वालों के मुताबिक WDV, कंसिडरेशन माइनस WDV। अच्छा जी, WDV कितनी है? 345,206। लेकिन यहां पे लॉ मेकर एक अजीब सी बात करने लगे, मुंह ऊपर रखें और मुंह खोल लें जैसे हैरानी में बंदा खोलता है। हाँ, इस तरह मुंह ऊपर रखें और खोली रखें। खैर है, मास्क में खोल लो, नजर नहीं आएगा मुझे। अच्छा, WDV पकड़ें, इधर आओ। जी जी जी, मैं आ रहा हूं। 345,206। अब लॉ मेकर ये कह रहा है यार ये ना WDV में मसला है। हमने कहा मसला क्या है? ये कॉमा थोड़ा नीचे डला हुआ है। वो कहते हैं नहीं यार, हद होगी। कहते हैं इस WDV में एक मसला है। कहते हैं इस तक पहुंचते हैं ना, आपने सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हुई है। तुमने कहा अभी तो तूने कहा था, अभी तो तूने कहा था सारी डेप्रिसिएशन माइनस करो WDV तक पहुंचते। कहते वो तो मैंने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा था, लेकिन इस तक पहुंचते हुए ना तुमने सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ये वाली डेप्रिसिएशन जो माइनस की है ना, ये तो नॉट अलाउड थी। क्या ये तीनों इसमें पड़ी हुई हैं, इन तीनों में? तो कहते हैं यहां तक पहुंचते हुए ये वाली 3 फिगर्स भी माइनस हो चुकी हैं, ये मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए थी। तो हमने कहा ठीक है यार, फिर इसको ऐड कर देते हैं। तू कह रहा है तो WDV को छेड़ना है। WDV में आपने क्या करना है? ऐड कर देना है। इंट्रो की क्लास में कभी ऐसा नहीं किया था। ऐड कर देना है, डिडक्शंस नॉट अलाउड 2021 में, 22 में और 23 में। 6375, 12112, 5451, ये आपकी निकल आएगी रिवाइज्ड BV। क्या निकल आएगी? रिवाइज्ड BV, WDV। ये आपकी निकल आएगी रिवाइज्ड WDV। तो रिवाइज्ड WDV बोलें 36144। इट इज रिवाइज्ड WDV। तो ये जो अजीब सा काम किया है, इसमें आपने किसको छेड़ा है? देखें, छेड़ने की इजाजत है, छेड़ने की इजाजत है, लेकिन किसको? WDV को छेड़ा है। किसको? छेड़ा है आपने किसको? WDV को। तो WDV में आपने क्या किया मोहतरम? डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर दिए। यहां तक पहुंचते हुए अलाउड वाली माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन आप सारी माइनस कर चुके थे। तो ये 3 जो माइनस कर दी, इनको ऐड बैक कर दें। तो इट इज रिवाइज्ड WDV। अब गेन लॉस निकाल लें। 169। इन द एंड आई विल से ये अजीब सा कोई काम करवाया उसने हमारे से। उसने करवाया, हमने कर दिया। ये नोट कर लें जरा, गेन लॉस कैसे निकालना है। देख के नोट करते हैं या ये भी सोचते हैं कि ये फिगर्स कहां से आ रही हैं? सच्ची 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 बताएं। जल्दी जल्दी करें, आज साथ वाला जुमे की तैयारी भी करके आया हुआ है। जल्दी जल्दी। अभी तक मुंह खुला का खुला रखें, क्योंकि हैरानी की बात है भाई। हाँ, ये घर में जाके कोई 1-2 इस तरह के सवाल करेंगे तो फिर ये बात हजम होगी। अभी हैरान ही रहना आपने घर तक।
क्या हुआ तुम जब से फिजिकल क्लासें ले रहे हो बेटे तुम्हारा मुंह खुला का खुला है। अम्मी पे हैरानी की बात आज हो गई। बेटा क्या हुआ? अम्मी वो WDV में रिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर दी थी। अम्मी कहेंगी ओए होए होए बच्चे बहुत टेक्निकल बातें करने लगे हो। WDV में रिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर दी थी। फिर अम्मी कहेंगी हाँ हाँ बेटा सेक्शन 22 पढ़ा है आज। अम्मी यकीन होगी अम्मी। हाँ ओके तो ये देख लें इधर जरा चिट्टे बोर्ड पे इधर। WDV आपने पकड़ने और इसमें डिडक्शंस नॉट अलाउड को लाइन हाजिर कर देना है। आपने सुना है फिक्रा कभी? लाइन हाजिर कर दिया, बुला लिया। तो WDV को बुलाना है और इनको लाइन हाजिर करने हैं, सब कुछ जमा कर देना है। इट इज हाउ यू विल डू इन पेपर। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन डायग्रामेटिकली यू कैन आल्सो नोट इट डाउन विद योर नेक हैंड्स। ये असल में ना फिगर्स यहां से आया करेंगे इस तरीके से। एक बात छोटी सी लिख लें यहां, इस फिगर को आपने छेड़ना है 345206 को। अच्छा ये बात जब तक लॉ से पढ़ नहीं लेंगे ना इससे तसल्ली नहीं होनी कि ये काम क्यों करना है। सबसेक्शन 9 में आए पेज 133। Where an asset is used partly in deriving income from business and partly for the WDV of the asset at time of disposal. The WDV of asset at time of shall be बढ़ा, बोले shall be बढ़ा WDV shall be बढ़ा by amount of deductions not allowed. By amount of deduction not allowed in previous years. तो पिछले सालों में जितनी डिडक्शंस नॉट अलाउड है वो WDV में आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जी वो छोड़ो, ऐसे लॉस बढ़ेगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर आप सीए करने के बाद FBR को सजेशन दे देना, ये कर लें। वापस आ जाए पॉइंट 5 में। अच्छा ये इधर भी लिख लें प्लीज, ये 3, 6 और 9 इन तीनों के लिए कौन सी एग्जांपल थी? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 और एक और काम भी कर लेना, क्रॉस रेफरेंसिंग कर लें। यहां भी आके ना क्वेश्चन 3 पे आए पेज 135 पे, यहां लिख लें सेक्शन 22 का 3, 6 और 9। अच्छा भाई ये एक एक्सप्लेनेशन आ रही है पेज 133 पे, एक्सप्लेनेशन। इसको जरा करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। ये एग्जांपल मैंने नोट की हुई है दूसरी क्लास में, लेकिन आपके लिए फिलहाल मिटा दी है। अच्छा एक बिजनेस है 2012 में वो माफ था उस पर टैक्स। कोई बिजनेस है 2013 में भी उस पर टैक्स माफ था।
2014 में हुकूमत ने कह दिया अब आपने टैक्स देना है। ये असल में जिस वक्त होंडा एटलस कार ने पाकिस्तान में गाड़ियां बनानी शुरू की थी ना, हुकूमत बड़ी खुश हुई थी। एग्रीकल्चर इनकम नहीं कर रहे थे, गाड़ी इज नॉट जस्ट लाइक मैंगो, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, नॉर्मल इनकम थी उनकी। तो नई नई गाड़ियां पाकिस्तान में बनना शुरू हुई थी, तो हुकूमत ने कह दिया था 2-3 साल के लिए आपकी इनकम माफ कर देते हैं। तो कभी भी हुकूमत वाले किसी बिजनेस को इनकरेज करने के लिए शुरू वाले सालों में उसकी इनकम पे टैक्स क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर किसी इनकम पे टैक्स माफ कर दिया तो क्या ऐसी सूरत के अंदर जिन सालों में टैक्स माफ है उन सालों में एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है या नहीं करना? तो उसके बारे में लॉ मेकर कह रहा है मोहतरम, एसेट्स को आपने डेप्रिशिएट करना है। उसकी वजह भी अभी बताता हूं। फर्नीचर है, हमने लिया 100 रुपए का, कैलकुलेटर पकड़े, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। 100 पे 15% लगाएं, 15। WDV क्या आ गई, 85 पे 15% लगाएं, 12.75, 13 भी ठीक है। अच्छा 85 माइनस 12.75, 72.25। इस पे लगाएं दोबारा 15%, 10.84। अच्छा जी, माइनस करें, कितने साल लगेंगे, 61.41। ओके। अच्छा, आपको क्या इधर महसूस हुआ है, कुछ महसूसमेंट वाली सेंस है आप में? आपको क्या इधर महसूस हुआ है, मैंने एग्जाम्प्ट पीरियड में इसको डेप्रिशिएट किया या नहीं किया? एग्जाम्प्ट पीरियड में डेप्रिशिएट किया। असल में लोग ना एक गड़बड़ कर रहे थे, उन्होंने कहा इनकम माफ है तो हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं करते, हालांकि एसेट वैल्यू लूज करते हैं उनके। उन्होंने कहा इनकम माफ है तो हम डेप्रिशिएट नहीं करते। वो लोग पता क्या करते थे, 100 रुपए का फर्नीचर खरीदते थे, कहते थे इनकम माफ तो डेप्रिशिएशन माफ, इनकम माफ तो डेप्रिसिएशन माफ। इस साल आके 15 के डेप्रिसिएशन एकदम रिकॉर्ड करते थे। तो लॉ मेकर ने कहा डेप्रिसिएशन इतनी बढ़ा दी तुमने, तेरी तो 10 बन रही है, डेप्रिसिएशन 15 रिकॉर्ड कर दी। तो वो डेप्रिसिएशन बढ़ जाए तो फिर लॉ मेकर को गुस्सा चढ़ सकते हैं ना, वो कह सकते हैं कि ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहे हो तो प्रॉफिट कम आएंगे, अब भी तो कम टैक्स देगा मुझे। तो इसलिए ये गलत तरीका है और ऊपर वाला तरीका सही है। तो बताएं, जिस अरसे किसी बंदे की इनकम माफ हो तो स्टिल वो एसेट्स को क्या करता रहेगा, डेप्रिशिएट करता रहेगा। चलें जी, हम नोट कर लें। ये वो क्या पढ़े हैं हम, 0.5 की एक्सप्लेनेशन, 5 की ना, 0.5 के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़े हैं। आज टाइम पे फ्री हो जाएंगे, बादशाही मस्जिद भी आपने जाना हुआ जुमा पढ़ने तो जा सकेंगे, ठीक है, फैसल मस्जिद भी जाना होगा। चलें जी आगे। एक्सप्लेनेशन, where any building, furniture,
plant machinery is used in business whose income is exempt. तो depreciation shall be allowed for the said tax year. उस साल depreciation allow होगी, उस साल depreciation allow होगी, यानी 12 और 13 में depreciation क्या होगी? allow होगी. said tax year से मुराद है, हाँ 12 और 13. सेट टैक्स ईयर से मुराद है 12 और 13. डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर 12 एंड 13 एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन. और जब एग्जेम्पशन खत्म हो गई, वो कब खत्म हुई? 14 में. तो WDV शेल बी कैलकुलेटेड आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डेप्रिसिएशन. जब एक्सपायरेशन खत्म होगी तो WDV शेल बी कैलकुलेटेड आफ्टर रिड्यूसिंग, तो WDV फिर आप निकालेंगे आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डेप्रिसिएशन. ये देखें, अब WDV कैसे निकाली है? WDV कैसे निकाली है? आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डेप्रिसिएशन. ये 12 और 15 माइनस की हुई है हमने, फिर WDV निकाली है. तो बात की समरी क्या बनी कि जिस अरसे में इनकम, उस अरसे में भी आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है. मतलब कर दी जाएगी, यानी माइनस करने की इजाजत होगी. नहीं, मे के मानों में नहीं है, करेंगे. वी विल इन एनी केस. ओके, अच्छा ये आ जाए अब पॉइंट 8 का स्काई ब्लू, तो स्काइज में ही जाके हम पढ़ेंगे. पॉइंट 7 पे आ जाए. पॉइंट 7, पॉइंट 8 अभी रहता है. पॉइंट 7, अच्छा पॉइंट 7 ना मैं आपको समझा नहीं सकता WDV मेथड में, क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा और आप लोगों के पास आज टाइम भी नहीं है. पॉइंट 7 WDV मेथड से समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा. मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं. ये एक एसेट है, ₹90 का. इसको मैंने पहले साल डेप्रिशिएट किया 30, दूसरे साल डेप्रिशिएट किया 30, तीसरे साल डेप्रिशिएट किया 30 और चौथे साल डेप्रिशिएट किया 30. बताएं क्या सही किया है, गलत किया है? किस साल फुली डेप्रिशिएट हो गया था? तीसरे साल. चौथे साल डेप्रिशिएट करना बनता है या नहीं डेप्रिशिएट करना चाहिए? लेकिन अगर फिलहाल एसेट हमारे पास पड़ा रहे तो फिर क्या करें? चौथे साल हमारे पास ही रहे, बेचे ना, फिर क्या करें? तो भाई फिर कुछ भी ना करें यार, डेप्रिशिएट ना करें. अब और क्या किया जा सकता है? मरता क्या ना करता, सिफर डेप्रिसिएशन चार्ज करता. तो अब मैं सिफर की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना, मेरी मजबूरी है. साहब आपके साथ भी मजबूरियां लगी हुई है ना, मेरे साथ भी मजबूरियां लगी हुई हैं. तो ये सिफर की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे चौथे साल की, क्योंकि आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को डेप्रिशिएट. एक जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है? 4 ग्लास नहीं, जितना उसमें पड़ा हो. जग बड़ा भी होता है, जितना उसमें पड़ा हो. सिमिलरली पॉइंट 7 कह रहा है, पहले पढ़ लें. द टोटल depreciation 30 the total depreciation and initial allowance during ownership, एसेट की पूरी जिंदगी में जितना अरसा आपके पास रहे, shall not be greater than cost. डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज्यादा. बच्चों वाली बात है, हमें बचपन से पता थी, लेकिन पता नहीं उसने यहां क्यों बताने की कोशिश की. डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. चलें जी, नोट कर लें. चौथे साल में ₹0 डेप्रिशिएट करेंगे. ये WDV मेथड से मैं समझाने लगता तो आज का दिन और आज की रात पूरी लग जानी थी, क्योंकि 15% फिर कम 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 कम. नो कमेंट्स. ओके,
चलें बच्चों, पॉइंट 13 का ए, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो पढ़िएगा जरा। जी बताएं मतलब। कॉस्ट ऑफ व्हीकल शैल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन का उर्दू मादरी जबान में तर्जमा बताएं। व्हीकल की कॉस्ट बोलें 25 लाख से ज्यादा। अच्छा ऐसा करें फिर, यहां से आप बाहर निकलें, जाएं, होंडा सिविक 45 लाख की है, वो लेने जाएं और जाके उसको कहें यार हम ये क्लास में पढ़ के आए हैं, कॉस्ट ऑफ व्हीकल शैल नॉट एक्सीड 25 लाख, चल मुझे 25 लाख की दे, क्या पड़ेगी? स्पेस पड़ेगी। अच्छा, तो ये 25 लाख से महंगी गाड़ी लॉ मेकर खरीदना डिस्करेज कर रहा है। अगर आपने 25 लाख, वैसे लोग कह रहे हैं यार इसको बढ़ा दो, अब गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन अभी लॉ मेकर ने पता नहीं इसको 25 लाख ही रखा हुआ है। लॉ मेकर कहता है अगर तूने 25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदी तो मैं ज्यूम करूंगा तूने 25 लाख की खरीदी है, तो इसका नुकसान फिर क्या होगा? डेप्रिशिएट भी हम सिर्फ किसको करेंगे? 25 लाख को। अब अगर एक बिजनेसमैन करोड़ की गाड़ी खरीदता है अपने बिजनेस के लिए, तो मजबूरन डेप्रिशिएट किसको कर रहा होगा? 25 लाख को कर रहा होगा। ठीक है जी, तो इतना सही मैंने आपको फिलहाल पढ़ाना था। एग्जाम्पल में आ जाएं, यही BTL disposed of one of its गाड़ी for 30 लाख इन टैक्स ईयर 2022 में इसने गाड़ी बेच दी। द व्हीकल वॉज परचेज्ड इन 2021, कॉस्ट ऑफ व्हीकल वॉज 28 लाख। अच्छा, जो मुझे फीलिंग आ रही है ना वो ये आ रही है कि ये जो येलो वाला है ये लाइन पहले लिखी होनी चाहिए थी और स्काई ब्लू वाली लाइन बाद में लिखी होनी चाहिए थी, ताकि हमें सवाल पढ़ने में मजा आता। द व्हीकल वॉज परचेज्ड इन 2021, द कॉस्ट इज 28 लाख। अब अगली लाइन पढ़ें, 2022 में 3 मिलियन की बेच दी है। तो हम शुरू करते हैं येलो वाली लाइन से, पहले डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल लेते हैं, फिर गेन लॉस निकाल लेते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्ट किसको करना है 25 लाख पे? कॉस्ट को या सेल प्राइस को? कॉस्ट को, सेल प्राइस को नहीं। महंगी गाड़ी लग रही है आपको? जरा देखें, ऐसे महंगी लग रही है? महंगी, वो 28 लाख की गड्डी ले, वो की कीता है, तू शर्म नहीं? चुप। तो 25 लाख पे उसे क्या कर दें? रिस्ट्रिक्ट कर दें। लेट्स स्टार्ट। जी एक सवाल नहीं, दो पूछें आप। हाँ, जो हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अक्सर गाड़ी देते हैं, हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था। तो एम्प्लॉयर को ध्यान रखना चाहिए 25 लाख से सस्ती गाड़ी लेके दे, लेकिन अगर महंगी गाड़ी लेके देता है तो फिर उसको 25 लाख पे ही एम्प्लॉयर को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। गाड़ी की कॉस्ट, अच्छा ईयर ऑफ परचेज बताएं। 2021। अच्छा, वो ये तो नहीं बताने की जरूरत ना आपके, इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। गड्डी इज नॉट एलिजिबल फॉर, तो पहले साल भी डेप्रिशिएट करेंगे, आने वाले सालों में भी सिर्फ डेप्रिशिएट करेंगे। बताएं हजरात, ईयर ऑफ परचेज 2021, 28 लाख इसकी कॉस्ट है, बट ये हमने नहीं लेनी, हमने कॉस्ट कितनी लेनी है? 25 लाख। डेप्रिसिएशन निकालें जी, 30 जून 21 की। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, लेकिन प्लीज 50% वाला फैक्टर लगाइएगा क्योंकि ईयर ऑफ परचेज है। 187 500। जी आगे बोले हैं। 231 2500। अब डेप्रिशिएट दोबारा करें, 30 जून 22 को 2312
500 इंटू 50%, इंटू 50%। क्यों? क्योंकि ये कौन सा साल है? कल वाली छोटी छोटी एग्जांपल्स कितने लोगों ने घर जाके दोबारा की थी? कितने लोग वो वाली आज कर लेंगे? और ये आज वाली कल और ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आप लोगों ने सैलरी में नहीं की थी तो चैप्टर 19 में जब सवाल देता था होमवर्क में तो आपको होल उठते थे। मैं बैठा होता था घर में, आप अपने घर में आप बैठे हुए आपको होल उठ रहे होते थे। तो इसलिए भाई छोटी छोटी एग्जांपल्स अगर आप नहीं करेंगे तो जरा थोड़े दिन आने दे, फिर देखिएगा बिजनेस के चैप्टर के जब फुल न्यूमेरिकल हम करेंगे कैसे आपको होल उठ रहे होंगे, वो तो इधर नजर आ रहे होंगे। तो प्लीज ये छोटी छोटी एग्जांपल्स साथ साथ करें, ये टेक्निकल बातें हैं, ये फिर जब सवाल खुलते हैं ना फिर ये भूल जाती हैं चीजें कि कौन सी फिगर पकड़नी थी, उसमें क्या ऐड करना था और क्या था और क्या अजीब था और किसको छेड़ना था और किसको नहीं छेड़ना था, ये भूल जाते सब। जी बोलें। आप लोग लगता है सुन नहीं देते, फिगर निकाल के रखी हुई थी, बस फिगर बोलने के इंतजार में थे। जी 173,438। चलें जी WDV बताएं। 21,06,2। अच्छा, अब ये कॉलम तो नहीं डालने की जरूरत नहीं, पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट नहीं है। अब हमने क्या करना है, गाड़ी को बेचना है। खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर लगा दिया, बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगा दिया। अब हमने गाड़ी को बेचना है, अजीब सा काम करेंगे हम, एक अजीब सा काम करेंगे इधर भी। टैक्स ईयर 2022, अजीब सा काम क्या करना है वो जरा देख लें। कंसिडरेशन में से आपने माइनस करनी है गाड़ी की WDV। गाड़ी की WDV है 21,39,062। मोहतरम इसको नहीं छेड़ना, कंसिडरेशन को छेड़ना है। कान नहीं कहते जिसे आप, कंसिडरेशन को छेड़ना है, WDV को नहीं छेड़ना। किसको छेड़ना है? कंसिडरेशन को छेड़ना है। छेड़ना कैसे है वो लॉ से पूछ लेते हैं, छेड़ने का तरीका। वेयर, ओ भाई वेयर इधर देख, वेयर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सारी बात है गाड़ी में पैसेंजर ही होते हैं, बहन से तो नहीं जा रही। वेयर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, कल बताऊंगा, यहां भी छुड़वा दिया। वेयर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख। वेयर द कॉस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख। द कंसिडरेशन को छेड़ो shall be calculated as follows: A into B over C, where A is the amount received on disposal। 3 लाख में जो खुदा का खौफ करें, 3 लाख की गाड़ी कौन सी किस्म, 30 लाख। A is the amount received on disposal of, B is 25 लाख and C is the actual cost of acquiring vehicle। क्या है? पहले ये मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद इसकी लॉजिक बताता हूं। A into B over C, where A is बोले अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल कितनी, 3 मिलियन। B 25 लाख एंड C इज द 28 लाख। इस फॉर्मूले की तरह लॉजिक देख लें। असल में मेरे भाई आप याद रखिएगा, सड़क पे गाड़ी आप 28 लाख वाली ही चला रहे होंगे, सड़क पे गाड़ी आप कौन सी चला रहे होंगे, लेकिन डेप्रिशिएट कितने वाली कर रहे होंगे?
जब बाजार लेके जाएंगे तो वो सड़क पे चलाने वाली 28 लाख वाली लेके जाएंगे या 25 लाख वाली लेके जाएंगे? 28 लाख वाली गाड़ी बाजार में लेके जाएंगे बेचने के लिए। तो वो 28 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में बिकी है, लेकिन ये WDV तो 25 लाख वाली गाड़ी की पड़ी है। अब क्या करें, सोचें जरा। मेरी 28 वाली गाड़ी अगर 30 में बिकी है तो बताओ 25 वाली गाड़ी कितने की बिकती? ये बहुत लॉजिकल है फॉर्मूला। मेरी 28 लाख वाली गाड़ी, ये इसको मैं अजीब बात भी नहीं कहूंगा, वेरी लॉजिकल। मेरी 28 लाख वाली गाड़ी मेरी सड़क पे जो चल रही है 28 लाख की खरीदी थी ना, मैंने जो गाड़ी 28 की खरीदी थी वो मैंने आज बाजार में 30 की बेच दी है। लेकिन ये WDV किस गाड़ी वाली है? मेरी 28 लाख वाली गाड़ी वाली है या 25 लाख वाली गाड़ी है? तो 25 लाख वाली गाड़ी अगर मैं बाजार में बेचूं तो कितने की बिकेगी? कैलकुलेटर थाम लें, दिलों को भी थाम लें, ऑन का बटन दबाएं। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख। मेरे ख्याल से शायद कंसिडरेशन कम हो जाएगी, 30 लाख से थोड़ी गिर जाएगी। क्यों गिरेगी जरा सोचें। 28 वाली गाड़ी अगर 30 की मैंने बेची है तो 25 वाली तो सस्ती बिकती। 26571। चलें जी, अब ये गेन लॉस वाला नोट कर लें, डेप्रिसिएशन तो आसान है, ये कम से कम नोट करें जी। बता दें गेन कितना आया? 53950। अब लॉजिक छोड़ें, फॉर्मूला याद कर लें बस, A into B over C। हाँ ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं। कुछ गाड़ियां थी वो 25 लाख से कम, इस तरह ग्रैंड कैबन होती है वो भाई कल पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ओके गाय मेरे भाई, ठीक है दीदी। सर अगर उस हिसाब से साथ में गाड़ी खरीदी है, उस साथ बेचते हैं तो फिर 50% एक तो ही करेंगे? नहीं, बस उस साल अगर गाड़ी खरीद के बेच दें तो फिर आप बस एक ही दफा खरीदने वाला फैक्टर लगाते हैं बस। अब ये सवाल करने हैं आपने जाके, सॉल्यूशन में ना गेन ऊपर निकला हुआ है और वो WDVs नीचे निकली हुई है। WDV नहीं छेड़ना, इधर WDV को छेड़ा तो वो हो जाएगा ना छेड़ मलंगा। WDV को छेड़ा तो पंगा हो जाएगा। किसको छेड़ना है इधर? कंसिडरेशन। यहां लिख लें बेशक किताब पे, ये 3 मिलियन A है, ये C है और ये B है। अच्छा ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर को ना कल देख लेंगे। लॉ में टैक्स कंसीडरेशन कम ना करता तो गेन ज्यादा आना था और उस पर टैक्स ज्यादा लगना था। तो यार लॉ मेकर का यही तो नहीं हर जगह इंटेंशन होती कि बंदे की जान ही लेनी है। एग्रीकल्चर इनकम माफ कर दी हुई है, उसने नहीं जान ले रहा। ये क्लास में बैठे हुए पता नहीं बच्चे ये क्यों सोच रहे होते हैं बस लॉ मेकर ने छुरी पकड़ी हुई है। टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर फिर डिलीट कर दो बुक से, छुरी तो नहीं पकड़ी हुई उसने, तो बेनिफिट्स भी देता है। आगे चलें, पेज 133.B पढ़े यार। पॉइंट बी का मतलब बता दें खुदा के लिए, खुद भी कुछ बता दें, खुदा के लिए खुद भी कुछ बता दें। पेज 133.B। हाँ नहीं, लैंड वगैरह, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो मिसाल के तौर पे देखें, बिल्डिंग,
अच्छा, ये बिल्डिंग बन भी जाती है फिर भी इसे बिल्डिंग ही कहते रहते हैं। चलें छोड़े। अच्छा, बिल्डिंग है 70 की और लैंड है 100 की, यानी टोटल आपने कोई प्लाजा या कोई बिल्डिंग बाय की, लैंड एंड बिल्डिंग 170 की, तो आपने डेप्रिशिएट किससे करना है? 70 को आप डेप्रिशिएट करेंगे। यानी आपने एक एहतियात रखनी है, इसमें लैंड की कॉस्ट डाल के डेप्रिशिएट नहीं करना, लैंड की कॉस्ट के बगैर डेप्रिशिएट करना है। पढ़ें जरा, द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड। कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट तो 170 है, लेकिन प्लीज इसमें लैंड की कॉस्ट ना कंसिडर किया करो, क्योंकि डेप्रिशिएट सिर्फ किसको करना होता है? 70 को। द कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड द लैंड कॉस्ट, तो फिर पीछे बच कौन सी जाएगी? बिल्डिंग कॉस्ट। अगले सौ पे यार एक पॉइंट डी बच गया और एक 14 बच गया, ऐसा ही है? डी बच गया और 14। इसमें भी दो अजीब सी चीजें हैं, लेकिन ज्यादा अजीब पड़ा तो फिर ज्यादा ही मसला हो जाएगा, तो इसलिए छोड़े परे, कल के लिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब एक मजे की और इंटरेस्टिंग बात सुने फ्रेश माइंड के साथ। ये देखें, फ्रेश पेज आपके सामने खुल गया है, घूरें जरा इसको। ओके, ये चलिए आज लाइन जरा मजे की बनाते हैं। सीधा हो जा, वापस चला जा। अच्छा, ये एक तारीख है, ये एक तारीख है 1 जुलाई 20। इस तारीख से पहले के अरसे को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, इस तारीख से बाद के अरसे को मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। 1 जुलाई 20 के बाद अगर आपने एसेट खरीदा है तो ये है नया लॉ। ये क्या है? नया लॉ। और ये है जी पुराना लॉ। ये क्या है? पुराना लॉ। नया लॉ ये कहता है कि अगर 1 जुलाई 20 के बाद आप एसेट खरीदो तो खरीदने के साल में भी 50% का फैक्टर लगाओ और बेचने के साल में भी 50% का फैक्टर लगाओ। नया लॉ ये कहता है, जो लॉ इस वक्त आपके हाथों में है किताब, वो कहता है कि अगर कोई एसेट आप 1 जुलाई 20 के बाद खरीदो, असल में ना इस दिन लॉ बदल गया था, तो 1 जुलाई 20 के बाद अगर आप कोई एसेट खरीदें तो खरीदने के साल में भी 50% का फैक्टर लगाएं और बेचने के साल में भी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, पुराना लॉ क्या था? अच्छा, इसीलिए ना मैंने जानबूझ के किताब में जो आपको कल से मैं सवाल कर रहा हूं सारे, वो ऐसे एसेट हैं जो 1 जुलाई 20 के बाद खरीदे हैं। जरा नजर बेशक मार लेते हैं। ऐसे एसेट हैं जो 1 जुलाई 20 के बाद खरीदे हैं। ताजा ताजा ही मिसाल की है पेज 133 पे। इसमें हमने गाड़ी 2021 में खरीदी है, ये ताजा मिसाल की है। फिर एक मिसाल थोड़ी बासी होगी भी है, पेज 135 पे क्वेश्चन 2। ये भी 15 मई 21 को खरीदा है, यानी 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा है। एक मिसाल ये सुबह सुबह की है, ये भी बुसने वाली है क्योंकि घर जाके आपने करनी कोई नहीं। तो ये भी 13 मई 2021 को खरीदे। तो जानबूझ के हमने सारे सवालों में डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 के बाद रखी हुई, ताकि हमें नया लॉ समझ आ जाए, जो कि पेपर में आने का 99% चांस है। एक रिमोट चांस है कि पेपर में पुराने लॉ का सवाल आ जाए। पुराना लॉ क्या था वो सुन लें। अगर आप एसेट 1 जुलाई 20 से पहले खरीद दें तो खरीदने के साल में, अगर 1 जुलाई 20 से पहले खरीदें, इस सवाल में वैसे खरीदा तो है नहीं, बिल फर्ज,
यकम जुलाई 20 से पहले खरीदें तो खरीदने के साल में 50% का फैक्टर ना लगाएं। अब जब खरीदने के साल में आपने 50% का फैक्टर नहीं लगाया तो फुल्ली डिप्रिशिएट कर दिया खरीदने के साल, तो फिर बेचने के साल में बिल्कुल डिप्रिशिएट ना करें, फिर बेचने के साल में भूल ही जाएं डिप्रिशिएट करना। तो बेचने के साल में सिरे से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट ही ना करें। ये कौन सा लॉ था? पुराना लॉ। अगर एसेट की डेट ऑफ परचेज खुदा ना खास्ता पेपर में यकम जुलाई 18 आ गई, यकम जुलाई 16 आ गई, तो आप खरीदने के साल में 50% का फैक्टर ना लगाइएगा और बेचने के साल में तो सिरे से डेप्रिशिएट ही ना कीजिएगा। शायद ये वही बात है जो आप इंट्रो में कभी कभी पढ़ते थे, खरीदने के साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन और बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन। लेकिन ये बात अकाउंटिंग के टीचर्स भी आप नहीं पढ़ाते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऑब्सोलीट सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे पुराने लॉ में ये कॉन्सेप्ट था। आइए जरा पेज 134 पे, अगर आपके पास नई किताबें हैं, पेज 134 एग्जाम नोट। एग्जाम नोट का मतलब है ये लॉ में है, मैं ढूंढ के आपको दिखा देता हूं लॉ में चीजें लिखी हैं लेकिन समराइज कर दी हैं आपके लिए। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर आपने यकम जुलाई 20 से पहले एसेट खरीदा हुआ है तो ये पुराने लॉ के तहत खरीदा है, तो फिर खरीदने के साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन और बेचने के साल में। लेकिन ये जो नया लॉ जो हम कल से पढ़ के थक गए हैं वो है यकम जुलाई 2020 के बाद खरीदा, तो फिर खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर अप्लाई करना है और बेचने के साल में भी 50% फैक्टर अप्लाई करना है। तो ये जो बिफोर यकम जुलाई 20 है ना, इसके साथ हम लिख सकते हैं नो एग्जाम्पल डन इन क्लास येट। अभी तक क्लास में कोई एग्जाम्पल नहीं की। नो एग्जाम्पल डन इन क्लास येट। लेकिन कभी वक्त ने मौका दिया तो इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे। नो एग्जाम्पल डन इन क्लास येट, जिस दिन कर ली उस दिन इस लाइन को काट देंगे। ये यकम जुलाई 20 के साथ में लिखवा रहा हूं, अगर आप लिखना मुनासिब समझें। तो इसकी अभी तक हमने क्लास में कोई एग्जाम्पल नहीं की। ऐसी ज़बानी कलामी वैसे आपको भी समझा दी है वही कल वाली से। चलें जी, नो एग्जाम्पल डन इन क्लास येट। अच्छा, ये बात आप लॉ में भी जरा पढ़ लें, ये बात जरा लॉ में भी पढ़ लें। ये जो स्काई ब्लू मैंने किया हुआ है, स्काई ब्लू। अच्छा, इसमें इधर आ जाएं, पहले पॉइंट 2 में, जरा पॉइंट 2 में आ जाएं। मुझे डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं, आगे डब्बे में आए। इफ द डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर, अगर आप एसेट को पहली दफा यूज करें यानी खरीदने के साल में, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 20, अगर यकम जुलाई 20 के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ये कल मैंने ब्रैकेट में लिया था, आज आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट आप ब्रैकेट में रहने दें, कोई मसला नहीं, पेपर में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो डेप्रिसिएशन को आप 50% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये लॉ में भी लिखा हुआ है, तसल्ली होगी हमारी, ये तो नया लॉ है। अच्छा, पॉइंट 8 में आए। पॉइंट 8 में मेरी सजेशन है कि ना ये लाइन काट दें, कुछ बच्चों को ऐसे कंफ्यूज करती है, ये लाइन काट दें। बस तो इतनी सी बात काफी है कि बेचने के साल में 50% ऑफ रेट शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेचने के साल में 50% डेप्रिशिएट करना है। ये लाइन काट दें, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ओके, एक लाइन है अब जो पुराने लॉ की है, वो जरा मुझे पढ़ाएं। ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन प्लीज इस लाइन को आप जो है वो हर न्यूमेरिकल में ना लगाने बैठ जाइएगा खुदा के लिए। ये लाइन किस लॉ में है, इसके साथ लिख लें, ये लाइन किस लॉ के लिए है? पुराना लॉ।
अच्छा, वो आपका टर्म टेस्ट नहीं होगा, माजरत, वो अगले हफ्ते पे चला गया। तो इस मंडे को आपका नॉर्मल टेस्ट होगा चैप्टर 13 और 15 में से। तो ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन ये पुराने लॉ की बात है। तो आपने सिंपल बात क्या याद रखनी है, खरीदने के साल में भी और बेचने के साल में भी अगर एसेट की डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 20 के बाद है। ठीक है जी, अब ये सारा खत्म हुआ। अब एक पॉइंट रह गए कल, डी और 14, ये हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको टाइम बचा है, पेज 134 पे आ जाएं। इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस तो वैसे आपको पढ़ा दिया है कल के 4 एसेट्स पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। 4 एसेट्स पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, याद आ रहे हैं कोई 4 बताएं? व्हीकल, फर्नीचर, प्लांट यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, और चौथा कौन सा था? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जरा खुद ऐड कर लें। अच्छा यार, पॉइंट डी को छोड़ दें अभी। पॉइंट डी को हमने पढ़ा है कि 4 एसेट्स ऐसे हैं जिनको आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। पढ़ें इन दिस सेक्शन, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट मीन अ डेप्रिशिएबल एसेट अदर देन। जैसे आपको याद होगा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में भी कैपिटल एसेट्स की एग्जांपल्स नहीं दी हुई थी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था अदर देन दीज कैपिटल एसेट है। सिमिलरली यहां वो एसेट्स नहीं बताए जा रहे जिन पे आपने इनिशियल अलाउंस लेना है, बल्कि वो बताए जा रहे हैं जिन पे इनिशियल अलाउंस नहीं लेना। इसमें गाड़ियां हैं, रोड पे ही चलती हैं गाड़ियां, आसमानों पे तो नहीं चलती। ये ब्रैकेट वाली बात इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये जो बार बार लफ्ज आ रहे हैं ना, अप्लाइंग फॉर हायर, ये कल पढ़ेंगे। गाड़ियां, फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग, ये व्हाइट बोर्ड फिट हुआ हुआ है और ये फर्नीचर मूव करता है। प्लांट एंड मशीनरी जो कि पहले से कहां यूज हो रही है? पाकिस्तान में, सेकेंड हैंड प्लांट। ये पॉइंट छोड़ें। पॉइंट ई, बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग वाला पॉइंट है ना, ये अगर लॉ में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने कल पढ़ा था कि बिल्डिंग को भी इसी लिस्ट में कैटेगराइज कर दें। अब इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, लोग कहते हैं यार ये बिल्डिंग का पॉइंट तो यहां लिखा नहीं हुआ, तो फिर बिल्डिंग तो इधर तो है नहीं, तो फिर बिल्डिंग को उधर ले जाओ। बिल्डिंग को जब उधर ले जाएंगे तो फिर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें फिर आर्गुमेंट ये है कि बिल्डिंग का इनिशियल अलाउंस का रेट नहीं लॉ में दिया हुआ, बल्कि मजे की बात है बिल्डिंग का इनिशियल अलाउंस का रेट लॉ मेकर ने दिया हुआ था, वो डिलीट कर दिया हुआ है अब। तो इसका मतलब है बिल्डिंग पे फिर इनिशियल अलाउंस नहीं मिल सकता। तो इस वक्त लोगों की यही राय है कि लॉ मेकर से गलती हो गई है, यहाँ बिल्डिंग उसने डालना था, पॉइंट ई में डालना भूल गया हुआ है। लेकिन अगर बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस आप कैलकुलेट करने का सोचें भी तो अगले सफे पे आके देखें रेट ही नहीं दिया हुआ। रेट सिर्फ किसका दिया हुआ है? प्लांट का दिया हुआ है। तो इसलिए बिल्डिंग आप ऐड कर दें ताकि ये आपको याद रहे, बिल्डिंग भी ऐसा एसेट है जिसपे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट। लेकिन अगर पेपर में कोई थ्योरी का सवाल आ जाए तो बेशक ना लिख के आए बिल्डिंग, बस लॉ की लैंग्वेज लिखने काफी है। ये पॉइंट तो कल पढ़ा दिया था, पॉइंट डी। अगर यहाँ पे लिखा भी नहीं है, रेट भी नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि एलिजिबल हुआ। तो फिर क्या रेट क्या लगाओगे? सही है, चलें आगे आ जाए। पॉइंट डी पढ़े पढ़े पढ़े, पॉइंट डी कल पढ़ा दिया हुआ है, यही वाला पॉइंट डी कल पढ़ा दिया हुआ है। एक बात मैंने कर दी थी इस बारे में, अगर आप कहते हैं तो कॉपी पेस्ट करके दोबारा इधर लिख देता हूं। नहीं कोई मसला नहीं, मुझे तो टेंशन नहीं होगी, लिखना आपको पड़ेगा। इसको इधर से उठाते हैं, हिम्मत करके 2-3 लोग आए जरा। इसको इधर से उठाते हैं, कंट्रोल सी का बटन दबाते हैं और कंट्रोल वी का बटन दबाते हैं। आ गया नीचे, गुड। अब इसको नीचे लेके चलते हैं। चले नीचे, हाँ कहते हैं मैं तैयार हूं। काफी नीचे जाना है, कहते ठीक है कोई मसला नहीं, ले चलो मुझे, आ जाओ हमारे साथ साथ चलो। चल रहा हूं ना यार, हाथ तो होंगी यार, हंसने के 2 तरीके हैं। अच्छा
कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अच्छा जी, अब इसमें एक लाइन खींच लेते हैं यहां, ये तो आप बता दें मोहतरम क्या बना सिनेरियो। रेयर सरकमस्टांस में टैक्स वाले कह सकते हैं इफ यू बाय अ स्पेसिफिक प्लांट, स्पेसिफिक मशीन, एनीथिंग, टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंसेस। लेकिन ऐसा वैसे होता नहीं है, कह सकते हैं टैक्स वाले। फिर उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लगाने की जरूरत है या पहले साल ही 100% एप्रिशिएट हो गया? फिर इनिशियल अलाउंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ें पॉइंट डी, प्लांट फॉर विच फुल कॉस्ट इज अलाउड एज खर्चा इन द ईयर ऑफ खरीदना। ऐसा प्लांट जिसको खरीदते ही पूरा पहले साल डेप्रिशिएट कर दें, फिर उस प्लांट को इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। चलें लिखें जी अपने नेक हाथों से, लिखें अपने नेक हाथों से, जिन हाथों ने अल्लाह अकबर के लिए उठे थे फजर की नमाज में। जल्दी जल्दी लिखें। ये लाइट जाने लगी है तो बड़ा कंफर्टेबली आप दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। नॉट जोकिंग, करीब दरख्त ढूंढें और बस बड़ा कंफर्टेबली एक पानी की बोतल ले जाया करें या कूलर छोटा सा ले जाएं सब बर्फ डाल के कंफर्टेबली। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दवाना कहते हो आप उसे, तरबूज, वो खा लिया करें। बस छिक के रखें पढ़ाई, कोई चीज आपको रोके ना। पॉइंट 1 पे आ जाएं जी, अगले सफा। पॉइंट 1, कोई चीज आपको पढ़ने से रोक नहीं सकती। पॉइंट 1, इफ अ पर्सन प्लेसेस एंड, अगले सफे पे आ गया हूं मैं। इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, प्लेस का मतलब यानी बिजनेस में लाके रख दिया, प्लेस। इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल कर रहा है फॉर फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, तो वो जो प्लांट वगैरह था फर्स्ट टाइम ही यूज हो रहा था ना, नया वाला था, यूज तो नहीं था ना, नए प्लांट को हमने कहा था ना इनिशियल अलाउंस देने। इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर, a खर्चा will be allowed at 20% for plant and machinery, 25%। तो 25% इनिशियल अलाउंस का रेट है। इसके बाद कहते हैं मैं इस खर्चे का नाम रखूंगा इनिशियल अलाउंस एट 25% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन द कॉस्ट। कल याद है कॉस्ट पे रेट लगाया था 25%, और द एसेट शुड बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट का रेट बता दें 5%। ले जाएं साथ वाले को अगली क्लास में। ना बंद नहीं करना। ये क्या कहते हैं आप, होमवर्क कहते हैं, होमवर्क कहते हैं, वर्क। पेज 135 पे आए, क्वेश्चन 1 ट्राई करेंगे, बड़ी बात है। क्वेश्चन 1 कराया हुआ है क्लास में, मैं होश में हूं, ये मैं लिख के लाया हूं होमवर्क ऊपर पिछली क्लास से। अच्छा आगे आए। क्वेश्चन 6 ट्राई करेंगे? नहीं बाकी तो बीच में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिए, फिर वो छिड़ाछड़ी होगी तो परेशान होगा। आगे चलें, क्वेश्चन 12 ट्राई करेंगे? बोले ना हाँ या ना करते जाएं, 3 दफा हाँ बोला करें, हाँ। ठीक है जी, ओवर हो गया, जाएं। दोबारा नहीं, इतनी फीस नहीं दी हुई, चलो जाओ।